नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट है प्रभाकर सूर्यवंशी जी, जो DG9 के संपादक हैं और महाराष्ट्र भर के जो राजनीतिक खबरें हैं काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करते हैं DG9 पर। हम भी इनके जो है एक बहुत बड़े फैन हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट पर सूर्यवंशी जी हमारे स्टूडियो में आए और हम इनसे जो है आज महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ही चर्चा करेंगे, खासकर उस राजनीतिक बारे में जो आज सर्वे आई है सी वोटर और इंडिया टुडे की, जिसमें जो है महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है काफ़ी चौंकाने वाला है। इसी पर हम चर्चा करते हैं। प्रभाकर जी, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने भी सर्वे देखा होगा आज सी वोटर्स और इंडिया टुडे का। इसके पहले भी कई सर्वे आ चुके हैं, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम करीब है और उसमें जो है भाजपा ने टारगेट बनाया है कि एनडीए को 400 प्लस की सीट मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो 48 सीट है उसको देखते हुए जो आज सर्वे आया है कि भाजपा जो 42 सीट पे आज एनडीए है, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन का जो 2019 में था, 42 सीट से अब उनका 22 सीट पे आ गया है एनडीए का। और उसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला और भी खबर है कि 16 सीट सिर्फ बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसमें बाजी मार रही है कांग्रेस, जो पिछले चुनाव में यानी 2019 में सिर्फ 1 सीट था, अब उनको जो सर्वे में 12 सीट दिखाया जा रहा है। तो इसको क्या मानते हैं सर कि जिस तरह से बीजेपी ने इतना तोड़ फोड़ की राजनीति की पिछले 2 साल में, आपने देखा होगा कि शिवसेना को भी तोड़ा है उन्होंने, एनसीपी को तोड़ा है, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं राजनीति के शरद पवार साहब को भी तोड़ा है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना खत्म हो चुकी है, एनसीपी खत्म हो चुकी है और अब बीजेपी जो है 48 में से 48 सीट न मिल जाए उनको। लेकिन ये सर्वे देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ है, यानी कि आपने नेता खरीद लिया लेकिन जो है वोटर्स नहीं खरीद पाए हैं। क्या ये सहानुभूति की सर्वे माना जाए या बीजेपी की विफलता माना जाए इसको, अगर सर्वे पर हम फोकस करें तो? श्याम भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुद्दा भारत के दर्शकों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस आपके मंच पे बुलाया। धन्यवाद। देखिए, ये जो सर्वे होते हैं जी, वो कितने सच होते हैं, कितने मनगढ़ंत होते हैं, ये आज तक विवादास्पद ही है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने ये सर्वे के बाद सैंपल रेट क्या था, कैसे किया गया है ये सर्वे जी, उसके साथ कभी बताने की कोशिश की नहीं या किसी ने वो हिम्मत भी नहीं की है। जी, जितने भी सर्वेयर्स जो है अपने महाराष्ट्र में, देश भर में, कंपनी का एक मेथड होता है जी, कि सैंपल जो लिए जाते हैं कि हर किसी तबके में जाके एक 100 लोगों का राय जाना जाता है कि भाई क्या होगा जी, उसके ऊपर ये सर्वे चलते हैं कि किसको कितने वोट मिलेंगे या किसको कितनी जगह मिलेगी। ये जो कंपनियां हैं जो खास करके चुनाव के पहले 1-2 महीने के अंतराल में इनके सर्वे बाजार में आते हैं, गर्मजोशी से पेश किए जाते हैं और उसके ऊपर बेसिकली एक मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि वोटर्स पे दबाव डाला जाए ये सर्वे के माध्यम से। अभी जो सर्वे जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी इसी कड़ी में आती है, ये ऑपरेशन के तहत चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि 22 सीटें सिर्फ एनडीए को मिलेगी और 26 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी के नाम पे बता रहेगी। उसमें भी जो आपने बताया कि कश्मकश की बात यह है कि कांग्रेस, जिसको पिछले चुनाव में 1 ही सीट थी, वो इस बार कुछ 12 से 15 के बीच में दिखा रहा है कुछ। ये 12 सीटें कौन सी है ये अगर वो बता दे जो जिन्होंने सर्वे किया है तो उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जहां तक मेरा जानना है, मेरी मालूमात है, एक जो सीट थी जो पिछली बार जो जीत गए थे, वो सीट उनको कैसे मिली थी ये भी सोचने वाली बात है। तो इस बार इस चुनाव में ऐसा क्या उलटफेर हो रहा है कि जिसकी वजह से उनको 12 सीटें मिल रही है। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो सर्वे आते हैं वो मतदाताओं को गुमराह करने के लिए होते हैं हमेशा। जी, बहुत ही सच्चा और एक नेक दिल से किया गया सर्वे बहुत कम बार ऐसे हमारे सामने आया है और वो मेरे ख्याल से हमने आज तक देखा नहीं कि एक सर्वे ऐसा आया है कि जिसने जितनी सीटें बताई है
उतनी सीटें आ गई। चुनाव के बाद मिलती हुई नजर आई है। ऐसा एक भी सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब अंदाज होते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, उसमें से फिर वो जो उनका मेथड होता है उस मेथड से ये सब हमारे सामने रखा जाता है। मगर ये बेसिकली ये सर्वे मैनेज किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। आज जो महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों की स्थिति है जी, एक दिन पहले मतलब 24 घंटा अभी तक हुआ नहीं है इस बात को कि एनसीपी जैसे एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का जो विभाजन हुआ, जो पार्टी में फूट पड़ी, उसके बाद उस पार्टी का चुनाव चिन्ह, उसका नाम, उसका झंडा अजीत पवार गुट को मिला है। और शरद पवार जो इस पार्टी के संस्थापक थे, उनको इस पार्टी से हाथ धोना, मतलब नाम और चुनाव चिन्ह से हाथ धोना पड़ा। जी बिल्कुल, जैसे शिवसेना का हुआ। जैसे शिवसेना का हुआ था जी। और ये करते हुए चुनाव आयोग ने वही मापदंड रखे थे जो ट्रिपल टेस्ट उन्होंने कही थी कि चुनाव आयोग क्या करता है, ये ट्रिपल टेस्ट होती है। एक तो वो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडली उनका सदन में जो संख्या बल है उसके ऊपर जाते हैं, फिर उनका जो स्ट्रक्चरल संख्या बल है कि उनके जो पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, ये वो किन के पास ज़्यादा है, कौन से गुट में ज़्यादा पार्षद है, नगर सेवक है, खासदार है, आमदार है, उसके ऊपर सारी मदार होती है। और उसी बेस पे वो जो ट्रिपल टेस्ट जो शिवसेना के साथ किया गया था, वही ट्रिपल टेस्ट का सहारा लेते हुए राष्ट्रवादी का जो विभाजन हुआ है, जो फूट पड़ी है, उसको मान्यता देते हुए उन्होंने चुनाव चिन्ह और नाम अजीत पवार गुट को दे दिया। जी, ये ट्रिपल टेस्ट है जो चुनाव आयोग ने यूज़ किया दोनों बार, दोनों केस में। अब कभी ऐसे भी सोच के देखिए कि जिस तरह से दो बड़ी पार्टियां, शिवसेना और राष्ट्रवादी, जो महाविकास आघाड़ी में जो 3 दलों का मिल के जो महाविकास आघाड़ी का सरकार बना था, उसमें से ये 2 बड़ी पार्टी थी। एक तो कांग्रेस, एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना। शिवसेना के कुछ 56 एमएलए थे, इनके कुछ 54 एमएलए थे। तो और कांग्रेस के तो 44 या 45 एमएलए। जो पार्टी सबसे छोटी थी ये तीनों में, महाविकास आघाड़ी में, वो पार्टी लास्ट तक इंटैक्ट रही है। मगर अगर सोचते हैं कि ये 2-4 महीने में अगर इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के पहले जो पार्टी फूटी नहीं है वो कांग्रेस है। इसका मतलब पिछले 4-4.5 साल में कांग्रेस ने तरक्की की है, ऐसा आप कह सकते हो। सर्वे तो यही कह रही है। हाँ, नहीं, सर्वे कह रहा है, मगर आप मुझे बताइए कौन से प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस एज अ पार्टी तरक्की करते हुए नजर आई। हाँ, एक बात सही है कि वो उस पार्टी में फूट नहीं पड़ी, राष्ट्रवादी में फूट पड़ी, शिवसेना में फूट पड़ी। उसको तोड़ने का जो आप जैसे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था, चलो मान लेते हैं बीजेपी का षड्यंत्र था, जिसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है जी। तो ये अदृश्य शक्ति ने अगर कुछ तिकड़म लगा के पहले शिवसेना को तोड़ा जी, बाद में राष्ट्रवादी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ने के बाद जहां तक मेरा समझना है कि जो जरूरत होती है, एक बहुमत का जो आंकड़ा होता है, वहां तक बीजेपी जा चुकी थी। महाराष्ट्र की बात करें तो फिर उनको राष्ट्रवादी तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? तो उनको एश्योरेंस चाहिए था। जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ते हुए 50 लोगों को लेके बाहर निकले, 40 उनके एमएलए, 10 निर्दलीय, और इनके साथ में जब भाजपा के साथ आए, महाराष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस जो पहले से था भाजपा शिवसेना का, वो सत्ता में आया, उनकी सरकार आई। उसके बावजूद उनको जब 1.5 साल के बाद ऐसा लगने लगा कि महाविकास आघाड़ी में बची कुची शिवसेना जो उद्धव बालासाहब ठाकरे का गुट है, वो और एनसीपी, ये 2 जो मेजर पॉइंट्स है जो वो स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो अभी किसको तोड़े? उबाटा जो बचे कुछ 15-16 एमएलए से, उसमें तोड़ के कितनों को तोड़ोगे ये, और उनको तोड़ के हमारे साथ जोड़ लेना, ये कितना फायदेमंद होगा? ये सोच के ही उन्होंने सबसे बड़ा जो चंक था, जो 54 या 55 एमएलए थे राष्ट्रवादी के, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया होगा और पार्टी को तोड़ दिया। उन्होंने ये करते हुए, अगर सही में बीजेपी ने ऐसा कुछ सोच के किया होगा, तो
उनके पीछे कुछ लॉजिक होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। एनसीपी को तोड़ने के बाद महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से टूट गई है। कांग्रेस को क्यों नहीं तोड़ा? कांग्रेस के 2 या 3 बड़े नेता जो है, आप देखिए आने वाले 2-3 महीने के बाद अभी बाबा सिद्दीकी के नाम आ गया, हाँ, वो भी भाजपा में आएंगे जी। बाबा सिद्दीकी तो अभी नाम उछला है, मगर बाबा सिद्दीकी का नाम अजीत पवार के साथ जोड़ा जा रहा है कि वो एनसीपी में और भी एमएलए जो लेके, जो सेक्युलर जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी में, बाबा सिद्दीकी उनको तोड़ के अजीत पवार के साथ जुड़ेंगे। किसी के साथ भी जुड़ जाए, मगर वो एनडीए का हिस्सा बन जाए। एनडीए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति के साथ जुड़ जाए। महायुति के साथ अगर ये सब जुड़ने वाले हैं तो अभी बचा क्या है? शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो गुट है, जिसकी ताकत इन्होंने पूरी तरह से छीन ली है। एनसीपी के साथ जो हुआ, जैसे कि एनसीपी चलाने वाले जिनका नाम लिया जाता था कि शरद पवार, आज आपने देखा होगा सब जगह होर्डिंग्स लगे हुए। जो नया नाम मिला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार एनसीपी। हाँ, तो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो मिला है, तो शरद पवार के नाम पे ये पार्टी चलती है ऐसा दिखाने का जोरदार प्रयास चल रहा है। उन्होंने एक स्लोगन मराठी में लिखा है कि तुम्ही घड्याळ चिन्ह पळवलं, पण घड्याळ ज्या मनगटावर बांधलं जातं ते मनगट अजून आमच्याकडे आहे। यानी कि जिस कलाई पे तुम घड़ी बांधते हो, कलाई आज भी हमारे पास है। सही में ये कलाई आपके पास है? कैसे आका जाए, कैसे तोला जाए इसको? इसके लिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक चुनाव होते नहीं है किसी भी तरह से, मतलब स्थानिक इकाई है, यहाँ पे महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो छोटे छोटे चुनाव हो गए, उनके नाम से वोट पड़ते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़े नहीं जाते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे लड़े नहीं जाते, तो उसमें कौन जीता कौन हारा ये मायने रखता ही नहीं है। आज बड़े बड़े चुनाव के ऊपर अगर हम नज़र रखें और उसमें उसका जो ये आएगा, मतलब नतीजा आएगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि सही में कि जो घड़ी जिस कलाई पे बांधी गई थी और वो कलाई आपके पास है और कलाई के जोर पे आपने ये चुनाव जीते हैं, तब माना जाएगा कि शरद पवार सही में किंग मेकर है। प्रभाकर, यहाँ पर आपको रोकूंगा मैं थोड़ा सा। आपको मैं एक सवाल और करूंगा कि इसी पर कि जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पवार साहब हो चाहे बाला साहब हो, जो इनकी पार्टी तोड़ी गई है उससे इनको सहानुभूति मिली है, और वो सहानुभूति इतनी मिली है कि ये जो है नेता तो ले लिए हैं लेकिन वोटर्स जो है आज भी इनके पास है। आपको क्या मानते हैं इस विषय पर? भाई, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि चुनाव का नतीजा आने दीजिए, पहले तो चुनाव होने दीजिए, तभी पता चलेगा कि सही में कुछ सहानुभूति है या नहीं। सहानुभूति बेशक मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी, जो हमारे सहयोगी मीडिया कर्मी है, वो जाते हैं, लोगों के बाइट्स ले रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अभी हाल फिलहाल में कल पिछले 24 घंटे की ले लीजिए, कई लोगों में आक्रोश है, जिन्होंने ये देखा है कि शरद पवार ने ये एनसीपी का गठन किया और उन्होंने ये पार्टी बनाई, बड़ी की, इन्होंने सींचा और आज इतना इसका पेड़ बन गया है, ऐसा कहते हैं लोग। अगर शरद पवार की अगर पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर हम जब सोचते हैं तो उन्होंने आज तक दूसरों की पार्टियां तोड़ तोड़ के, वहाँ से बने बनाए खिलाड़ी, मतलब लगे लगाए पौधे उखाड़ के अपने आंगन में लाके लगाए हुए हैं, और फिर वो पौधे अपने आप बड़े हो जाते हैं। वो पौधों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप ही बड़े हो गए। ऐसे बड़े बड़े पौधों का जब एक समूह बनता है, वो जो बगीचा बन जाता है, वो बगीचे के मालिक बन के शरद पवार आज तक राज कर रहे हैं जी। ये उनका पॉलिटिकल फंडा है और ये पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं, देश को मालूम है। और उसके बाद भी अगर कोई कहेगा कि सहानुभूति, तो ये इसके पहले शिवसेना टूटी तो उद्धव जी के बारे में भी यही कहा जाता था कि उद्धव जी को सहानुभूति मिल रही है। आप कोकण दौरा जो हुआ उनका, भी उस दौरे के हालात देखिए। उनको मुंबई से 50, 60, 100 बसेस, गाड़ी भर भर के लोगों को लेके जाना पड़ा। कोकण में शिवसेना का वोटर नहीं है क्या जी? असली बेस तो वहीं पे है, कोकण और मुंबई। कोकण है तो शिवसेना है। ये नौबत क्यों आई? अगर सहानुभूति की बात अगर हम जब करते हैं तो सहानुभूति है, तो फिर ये लोग आपको यहाँ से वहां क्यों मतलब ले जाना पड़ा उनको? आप सोचिए, ये सारे परसेप्शन के मामले हैं जो बाजार में अफवाहें छोड़ देते हैं ना कि सहानुभूति है, फिर या तो बाला साहब ठाकरे का उन्होंने बनाया हुआ ये पक्ष था,
तो वो उसको तोड़ दिया। तो मराठी माणूस को ये बहुत ठेस पहुंची है। मराठी माणूस को ठेस क्यों पहुंचेगी? एकनाथ शिंदे बिहारी है, उत्तर प्रदेशी है, वो भी मराठी है। बिल्कुल। तो उनके अगर नेतृत्व में ये शिवसेना आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व का विचार लेके बढ़ रही है, बाला साहब का ही विचार लेके बढ़ रही है, तो मराठी माणूस को क्यों ठेस पहुंच रही है? आज आप देखोगे कि जैसे कि हम बार बार कहते हैं, ये ऐसा सीएम महाराष्ट्र को मिला है जो 24 घंटा लोगों को एक्सेसिबल है। बिल्कुल। 2.5 साल पहले उद्धव जी एक्सेसिबल नहीं थे। वर्षा के जो गेट थे, वर्षा बंगले के, वो हमेशा बंद रहते थे। आज वो दरवाजे, वर्षा के दरवाजे जो है, वो थाना में जो आनंद मठ है, आनंद दिघे साहब का, जो दिन रात खुला रहता था, और जहाँ पे लोग अपने दुखड़े लेके जाते थे, और वो रात को 3 बजे 4 बजे तक उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं का हल निकालते थे। वही सीन आपको वर्षा बंगले पे दिखाई देता है। ये फर्क है। और ये सहानुभूति की बातें और ये सब मराठी मानुस की पार्टी तोड़ी गई। जैसे कल सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि ये गुजरात लॉबी है, वो उन्होंने मराठी मानुस को ये किया है। हमेशा मराठी मानुस, महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता ये नाम लेके गुजरातियों को कोसना है। अभी मैं भी मराठी हूँ, मैं भी एक शिवसैनिक हूँ, मगर वो सब भूमिकाएं बाजू में रख के जब आप एक राजकीय विश्लेषक के तौर पे जब सोचते हो, तो ये प्रश्न तो आपके सामने आता है ना कि मराठी मानुस को हानि पहुंच गई या मराठी मानुस को ठेस पहुंचाई गई। ऐसा कुछ हुआ है सही में? अजीत पवार के साथ में जितने बंदे आए हैं, जो एमएलएज है, जो मिनिस्टर्स है, वो कौन है? वो बिहारी है क्या? उनका नाम भी, अजीत पवार का सरनेम पवार ही है ना जी, तो मराठी नहीं है। बात करते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम जो विधान कर रहे हैं वो कहीं उलट के अपने ऊपर ही ना आ जाए। तो प्रभाकर जी, एक जाते जाते एक लास्ट सवाल ही पूछूंगा कि जो सर्वे आया है उसको बाजू में कर दीजिए। अगर हम अपनी सर्वे अगर बात करें तो 48 सीट में आप किसको कितना सीट दे सकते हैं आज की तारीख में? मैं तो साफ तौर से कहना चाहूँगा कि आज 48 लोकसभा मतदार संघ में क्या हालात है, ये आप जब वहाँ पे जाओगे और खुद जायज़ा लोगे तो पता चलेगा। क्योंकि क्या हुआ है, बहुत उलटफेर हुआ है। पहले तो जिस तरह से शिवसेना में फूट पड़ी, शिवसेना के कुछ एमपीज इधर आ गए। अभी जो एमपीज शिवसेना से इधर आए हुए हैं शिंदे साहब के साथ में, उनमें से कितने लोगों के हालात उनके मतदार संघ में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत है? ये अगर आप मुझे पूछोगे तो उनके पास अगर 13 एमपी है आज की डेट में, तो 13 में से कम 9 एमपी ऐसे है कि जिनकी सीट दोबारा जीत के आने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी के जो 4 या 5 लोग हैं उनको थोड़ा सा धोखा है। मैं अभी उनके नाम नहीं लूँगा। जो सीट कंफर्म है उनके पीछे किस तरह से कुछ स्कैम लगा दिया जाए, कुछ स्कैंडल लगा दिया है, उसका एक नमूना आपने कल देखा होगा। नासिक के हेमंत गोडसे जो एमपी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है किसी लड़की के साथ में कुछ हुक्का पीते हुए। अभी ये उनकी पर्सनल बात है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मगर ये सब चीज़ें क्यों होती है कि जब आपको पता चलता है कि ये हमारा सामने का जो हमारा प्रतिद्वंदी है, इसको हम आसानी से नहीं हरा सकते, कैसे उसको फेल करना है, तो उसको कैसे फेल करना है जी, तो उसके लिए तिकड़म लगाई जाती है। तो जिस तरह से मेरा जितना आकलन है, मेरा जितना अभ्यास है, मेरे हिसाब से पिछला जो ट्रेंड था जी, उसमें शायद 4 या 5 सीट का उलटफेर हो सकता है। प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। मतलब आप मानते हैं कि एनडीए महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में एनडीए को 4 या 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, ये मुझे आज की डेट में लग रहा है। जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर में जिस रामलला की प्रतिष्ठापना हुई, उसका जो माहौल एक 8-10 दिन के लिए बना था, वो माहौल मैंने मेरे भी चैनल पे मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि उस माहौल को आपको चुनाव तक बरकरार रखना है। भाजपा के एंगल से अगर आप देखते हो तो भारतीय जनता पक्ष को ये जो वो माहौल जो था राम मंदिर वाला, वो माहौल आगे कंटिन्यू रखना इतना
आसान नहीं लग रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास उनके प्लानिंग्स रेडी है। उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को अयोध्या तक ले जाना, उनको रामलला का दर्शन करवाना, ये सब उनका कार्यक्रम रेडी है, चालू है। वो कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला कल बताएगा। आज की डेट में जो चीज़ें इम्पैक्ट के लिए बनाई गई थी, उसका इम्पैक्ट चुनाव के डेट तक आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है। उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो मेरे ख्याल से 4 या 5 सीट का है। तो जो भाजपा का टारगेट है 400 प्लस का, उस पर क्या कहेंगे जाते जाते एक आखिरी सवाल? देखिए, वो मोदी या अमित शाह जो कहते हैं संसद में, उसे बहुत लोग मजाक में कहते हैं कि जुमला था करके। ये जुमला नहीं लग रहा है मुझे। जहाँ तक के मेरा ख्याल है कि उन्होंने पिछले बार भी कुछ एक आंकड़ा बताया था, वो आंकड़े से वो 20 सीटें ज़्यादा लेके आए थे जी। अभी वो 400 बोल रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 420 सीट आएंगी, मगर ये 400 के आसपास जाने का उनके पास मास्टर प्लान है, एक रोड मैप तैयार है। मोदी और अमित शाह ये 2 ऐसे बंदे हैं जो हवा में बातें नहीं करते। तो कुछ तो उनके पास मास्टर प्लान है, उसकी बदौलत ही वो आगे चल रहे हैं। और उन्होंने 400 का आंकड़ा बताया, शायद हो सकता है 350, 370 या उसके आसपास ये वो सिमट जाए, ऐसा कई लोगों को लग रहा है जिनसे मेरी अभी बातें हुई। मगर 400 का आंकड़ा भी बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आराम से। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि जो पिछला जो चुनाव में जो उनका रिजल्ट था उससे भारी ही रहेगा इस बार। हाँ, वो प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो 9 साल में किए हुए काम जी, 10 साल अब धीरे 10 साल पकड़ के चलिए, 10 साल में किए हुए काम है। जिस तरह से भारत का जीडीपी बढ़ा है, जिस तरह से हम फॉरेन अफेयर्स जो हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो इज्जत मिलती है बाहर जब जाते हैं, तो एक विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, तो ये एक विकसित देश की तरफ तो जा रहे हैं, मगर हमको एक विश्व गुरु बनने का जो एक सपना दिखाया था मोदी जी ने, उसके करीब जाते हुए दिख रहा है। और मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से मोदी जी ने एक सपना दिखाया था इस भारत को कि हम एक सुनहरा कल लेके आएंगे, और जो सुनहरा कल हमने देखा है कि हम जब कोंकण में जाते थे पहले, तो लाल डब्बा जो होता था, एसटी बस होती थी, उसमें बैठ के जाते थे, बहुत भीड़ होती थी, रिजर्वेशन कभी मिलता ही नहीं था, मिला तो भी उस सीट पे कोई और बैठा रहता था। 8-8 घंटे का सफ़र खड़े रह के लोगों ने किया है। बिल्कुल। रेल में भी वही हालत होती थी। आज मोदी जी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है, बहुत सारी ट्रेनें चलती है उस रूट पे, जो मुंबई से कोंकण जाती है, कोंकण से आगे यहाँ तक आती है। उस ट्रेन से परसों उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी पत्नी के साथ सफ़र किया। तो ये एक उपलब्धि जो है, जो मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, उसे भी हम नकार नहीं सकते। तो एक झलक था, एक नमूना था, ऐसा मैं कहूँगा। वंदे भारत की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि देश में हमारी सरकार आएगी तो एक हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज से सफ़र करेगा, और वो स्थिति में आज देख रहा हूँ कि हवाई चप्पल से पहनने वाले काफ़ी लोग हवाई जहाज में जा रहे हैं। तो ये बहुत तो हमारे देश की बहुत अच्छी उपक्रम है। और हम आपसे जो चर्चा की उसके बारे में हम लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या कहना है इस सर्वे के बारे में? आपका क्या कहना है 2024 का जो आम चुनाव है, इस पर हम प्रतिक्रिया दीजिए। और सूर्यवंशी जी हमारे चैनल में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। जरूर। और श्याम भाई, आपने बुलाया इसलिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।